हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टेस्ट चल रहा था इनसाइट के। ठीक है, तो इनसाइट आईएएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है ये। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज 2021 के लिए है, प्रीलिम्स का यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 3 टेस्ट अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। ये टेस्ट नंबर 4 है। मतलब अगर हम लोग बैक साइड से चल रहे हैं तो हम लोगों ने 14 टेस्ट नंबर सॉल्व किया है, 13 सॉल्व किया है, और अब ये 11 नंबर टेस्ट है। और ये पॉलिटी का पूरा टेस्ट रहने वाला है, पूरा सब्जेक्ट वाइज ये चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये पॉलिटी का पूरा टेस्ट है। इसमें ये हमको लगता है ये पेज अलग से लग गया है कि इसमें रिवीजन वाला ये, तो ये 11 टेस्ट नंबर है, ये पॉलिटी का है, ना कि ये दूसरा है। ठीक है, तो पीटी का है ये पूरा का पूरा टेस्ट नंबर इसमें। ठीक है, तो पूरे जो पॉलिटी के आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आज 50 क्वेश्चन टोटल के टोटल, क्योंकि हम लोग क्या करते थे पिछली बार 25-25 के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बट उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी दिक्कत हो रही थी, और मैं भी बार बार उसको डेली 25 क्वेश्चन डालना पड़ता है, तो वो भी थोड़ा दिक्कत की बात थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब जैसे मैं हमारा पुराना पैटर्न चलता था 50 क्वेश्चन का। ठीक है, 50 क्वेश्चन एक वीडियो में आएंगे और 50 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में आएंगे, तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट एक। ठीक है, तो ये आपको डेली का डेली टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और देखो, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, वो भी बना हुआ है, तो उस पर भी हमने ग्रुप का लिंक दे रखा है। वहाँ पर भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जहाँ आपको सुविधा हो, चाहे टेलीग्राम पे या फेसबुक पे, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। तो ए ऑप्शन है चार्टर, जो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। सेकेंड है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और सी ऑप्शन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, या फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो इसका देखो ए वाला ऑप्शन सही है। जो ये चार्टर एक्ट आया था 1853 का, उसी के अंतर्गत इसमें गवर्नर जनरल के अंतर्गत एक परिषद बनाई गई थी जो विधायकी कार्य करती थी, और इसमें 6 सदस्य शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये मतलब गवर्नर जनरल से जो है इसकी विधायी शक्तियाँ ले ली गई थी। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें एरियल स्पेस मिशन के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह अपनी तरह का प्रथम मिशन है जो पृथ्वी के बाह्य मंडल की रासायनिक संरचना तथा तापीय संरचना का मापन करने के लिए समर्पित है। और सेकेंड है कि इस मिशन की शुरुआत राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो देखो इसका ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही, बल्कि जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है इसके द्वारा ये की जा रही है, और इसे 2029 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और इसमें पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना की जानकारी के लिए इसको नहीं किया जा रहा है। इसमें जो एक्सो प्लेनेट होते हैं, ठीक है, उनमें जीवन की तलाश के लिए ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है, कि जैसे पृथ्वी पर जीवन संभव है वैसे और कोई प्लेनेट है जहाँ पे मतलब जीवन संभव हो, उसकी रासायनिक संरचना और तापीय संरचना का मापन करने के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन नंबर। तो संविधान सभा के अंतर्गत समितियों एवं उनके अध्यक्ष अध्यक्षों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि राज्यों के लिए समिति, तो राज्यों के साथ समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड है कि संघीय संविधान समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। तो देखो संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, ये तो हमारा सही है। ठीक है, जे.बी. कृपलानी ये मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्ष थी। और ये जो संघीय समिति की बात की जा रही है, तो संघीय समिति के ये बी.आर. अम्बेडकर नहीं थे, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये गलत स्टेटमेंट है। बी.आर. अम्बेडकर तो
जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे। तो ये हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो राज्यों के लिए समिति थी उसकी भी अध्यक्षता की जा रही थी, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाता है, क्योंकि गलत पूछा गया है, तो गलत यही है हमारा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा गया कि संविधान की 2वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन किन परिलब्धियों और भत्तों किन किस के लिए परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। तो फर्स्ट है कि मतलब उल्लेख किया गया है, जो परिलब्धियां होती हैं, भत्ते होते हैं और वो जो विशेषाधिकार होते हैं, वो प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन से इस 2वीं अनुसूची में शामिल हैं ये बताना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। सेकेंड है कि केंद्रीय मंत्री। थर्ड है संसदीय सदस्य। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो इसका देखो राज्यपालों को जो होता है इनको इंक्लूड किया गया है, और भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक को इसमें किया गया है। लेकिन इसके जो सदस्य जो होते हैं संसद के और केंद्रीय मंत्री, तो इसमें इनको 2वीं सूची जो होती है 2वीं अनुसूची, उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो हमारा 1 और 4 स्टेटमेंट इसका सही हो गया। इसके अलावा बात करें तो इसमें देखो राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार होते हैं इसमें, ठीक है। और आपको जो स्पीकर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधान परिषद का हो या विधानमंडल का हो, इसी में उसको शामिल किया गया है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको भी इसके अंतर्गत जो है वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान उधार लिया गया है। तो ए ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, बी है कनाडाई संविधान, सी है जापानी संविधान और डी है ऑस्ट्रेलियाई संविधान। तो देखो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जापानी संविधान से ये हमारा जो विधि का शासन प्रक्रिया थी, ठीक है, इसको स्थापित करने की जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और कनाडा से तो हमारा संघात्मक जो व्यवस्था है उसे लिया गया है। ब्रिटिश से बात करें तो जो संसदीय व्यवस्था है, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि भारत के क्षेत्र की तुलना में भारत का संघ एक अधिक व्यापक अभिव्यक्ति है। सेकेंड है कि भारत का संघ अभिव्यक्ति में न केवल राज्य वरन केंद्र शासित प्रदेश एवं अधिग्रहित क्षेत्र भी शामिल हैं। तो देखो ये गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें जो कहा गया है, क्योंकि जो राज्य के क्षेत्र की तुलना राज्य के क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो आर्टिकल 1 होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये राज्य के क्षेत्र में जो तुम्हारा क्षेत्र शामिल होता है, एक तो संघ क्षेत्र शामिल होता है, एक राज्य क्षेत्र शामिल होता है, और उसमें जो होते हैं जो बाहर से इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे जो भारत का पार्ट नहीं है उस किसी अन्य राज्य को भारत का पार्ट बनाया जाता है, तो उसको भी मतलब तीनों को भारत के क्षेत्र में इंक्लूड किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है, और ये सब छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। तो ये दोनों गलत स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 7 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अनुच्छेद ऐसे नवीन राज्यों के लिए प्रवेश अथवा स्थापना से संबंधित है जो भारत संघ का भाग नहीं है। सेकेंड है कि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नवीन राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है हमारा, ठीक है। तो देखो इसमें ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो नवीन राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित प्रावधान है वो भारत संघ का भाग नहीं है, ठीक है। जो मतलब भारत संघ का भाग नहीं है उनको इंक्लूड किया जाता है। और थर्ड में जो भारत संघ के भाग हैं, ठीक है, तो उनका क्या किया जाता है, उनकी राज्यों में परिवर्तन करना हो, उनके नाम में परिवर्तन करना हो, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, उनकी सीमा को घटाना हो या बढ़ाना हो, तो ये आर्टिकल 3 में इनका प्रोविज़न किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा अधिकार भारत के नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध होता है। तो इसमें देखो आर्टिकल ए ऑप्शन है आर्टिकल 15, और बी है आर्टिकल जो 19, और आर्टिकल
अनुच्छेद 21A और डी है कि अनुच्छेद 29। तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये अनुच्छेद 21A होता है, ठीक है। ये भारतीयों और जो विदेशियों दोनों को उपलब्ध होते हैं। और इंडियन के लिए अगर बात करें तो देखो केवल इंडियन के जो ये हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसमें देखो एक आर्टिकल 15 है, ठीक है, 16 आर्टिकल है, 19 है, ठीक है, और 29 है और 30 है, ठीक है। तो ये इतने आर्टिकल केवल भारतीयों को हैं, ये विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी लगभग भारतीयों को भी उपलब्ध होते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि मतलब जो मौलिक अधिकार का प्रोविज़न है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका प्रोविज़न किया गया है, और इसमें जो भाग है किस भाग में इसको इंक्लूड किया जाता है, तो उसको भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि इसे मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, विजन के टेस्ट सीरीज़ों को कितनी मैंने डिटेल में डिस्कस की है, ठीक है। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बिरसा मुंडा के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि बिरसा मुंडा जनजाति समाज में सुधार करना चाहते थे और उन्होंने बिरसाइयत धर्म की शुरुआत की थी। सेकेंड है कि बिरसा मुंडा ने उल उल गुलान नामक एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। थर्ड है कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था, जिसके द्वारा आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों के लिए भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि इन्होंने उल गुलान नामक एक आंदोलन चलाया था और ये काश्तकारी अधिनियम इसी के समय आया था। ये जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, और बिरसा मुंडा ने इस बिरसाइयत धर्म की शुरुआत भी की थी, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यक्ति या संस्था लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट है कि प्रधानमंत्री, सेकंड है कि संसद सदस्य, थर्ड है सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः वित्त पोषित संस्थान, और फोर्थ है कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान। तो देखो इसमें अगर बात करें तो प्रधानमंत्री भी आता है, इसके कुछ मामले छोड़कर, बल्कि जैसे डिफेंस वाले होते हैं ना और विदेशी मामले होते हैं, ये छोड़कर प्रधानमंत्री के सारे कार्य आते हैं। और संसदीय जो संसद सदस्य होते हैं उनको भी इनके अंतर्गत शामिल किया गया है लोकपाल बिल के अंतर्गत। और ये जो वित्त पोषित होते हैं, ठीक है, वो चाहे अंशतः हो या पूर्णतः हो सरकार द्वारा वित्त पोषित, तो उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन जो ये सहायता प्राप्त संस्थान होते हैं इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हमारा 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और ये लोकपाल एक्ट आया कब था, तो ये लोकपाल एक्ट लाया गया था 2013 में, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत अभी 2019 में इसको लोकपाल अध्यक्ष का लोकपाल आयोग बनाया गया है और उसके मतलब अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है उसी के संबंध में, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें कहा गया कि संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी और साझा फर्म, समितियां या क्लब संगठन तथा जो व्यापार संगठन अथवा जो व्यक्तियों की अन्य इकाइयों बनाने का अधिकार भी शामिल है इसमें, ठीक है। सेकेंड है कि किसी संगम की स्वीकारोक्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। और थर्ड है कि व्यापार संगठनों को हड़ताल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है कि किसी भी व्यापारिक संगठन को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें किसी जो संघ को बनाने की स्वीकारोक्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा कोई प्रोविज़न उसमें नहीं किया गया है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म या समितियों या फिर क्लब या संगठन, व्यापार संगठन एवं व्यक्तियों की कोई अन्य इकाई बनाने का अधिकार इसमें शामिल है। जो संघ बनाने की स्वतंत्रता है जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत इसका प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट हमारे सही हैं इसमें और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि जो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को संरक्षण प्रदान करता है। सेकेंड है कि इस अनुच्छेद का विस्तार केवल अल्पसंख्यक तक ही सीमित है। तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, इनका केवल अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं है क्योंकि उसमें एक प्रोविज़न दिया गया है
जो शब्द उसमें लिखा है नागरिकों के अनुभाग में, ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ये केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो अल्पसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक भाषाई और धार्मिक दो आधारों पर इनको इसमें मान्यता दी गई है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें अधिकार परीक्षा के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट है कि इसे किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय के दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। सेकेंड है कि इस रिट को केवल स्थायी चरित्र के एक पूरक सार्वजनिक कार्यालय के मामले में जारी किया जा सकता है। और सी है कि रिट की मांग केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा जारी की जा सकती है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो देखो मतलब सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो ये सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति को ही मतलब रिट की मांग केवल पीड़ित व्यक्ति ही नहीं कर सकता। ये सार्वजनिक मामला होता है और इसमें कोई भी रिट जारी मतलब रिट की याचिका दायर कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया और ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट हमारे सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह केवल मौलिक अधिकारों को बल्कि यह न केवल मौलिक अधिकारों को बल्कि केंद्र या राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। सेकेंड है कि यह सरकार एवं सरकारी कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। थर्ड है यह किसी भी कारण से कानून एवं व्यवस्था को जो कानून व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करने के लिए लगाया जा सकता है। तो इसमें ये जो किसी भी कानून एवं व्यवस्था को भंग होने की दिशा में दोबारा निर्धारित किया जाता है, ये तो मतलब दोबारा लगाया जा सकता है, ठीक है। और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो न्यायालयों को जो निलंबन करता है ये मतलब साधारण सरकार द्वारा साधारण कानूनी नियमों को निलंबित करता है। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह न केवल मौलिक अधिकारों को बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को तो नहीं, ये मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, ना कि जो केंद्र और राज्य संबंधों को। ये केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित नहीं करता है। केंद्र राज्य संबंधों को तो जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तब ये प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट इसमें सही हो गया सेकेंड और थर्ड, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें कहा गया है कि कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से निहितार्थ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह कार्यकारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ नहीं है। सेकंड है कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण का अनुरोध के मामले में मुआवजे की गारंटी की मतलब मुआवजे के अधिकार की कोई गारंटी नहीं है। थर्ड है कि उल्लंघन की दशा में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत सीधे जो हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो ये दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि इसमें जो निहितार्थ की बात करें तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई गारंटी नहीं दी जाती है मुआवजे के संबंध में, ठीक है, जो निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है। और इसमें अगर कोई ऐसा मामला आता है तो पीड़िता क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति जो है हाई कोर्ट में सीधे आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी कर मतलब याचिका जारी कर सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता डायरेक्टली, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा मतलब ये सही है स्टेटमेंट और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि कार्यकारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ नहीं, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और व नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन के रूप में की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि मिनोरमा मिल मामला।
सेकेंड है केशवानंद भारती गोलकनाथ बनाम मामला, और IR कोहिलहो जो मामला आया था। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें कि संतुलन के बनाने की जो बात की गई थी फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP के अंतर्गत, तो ये मिनोरमा मिल का जो मामला आया था 1980 में, ठीक है, उसके अंतर्गत ये किया गया था। तो हमारा ए वाला ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, केशवानंद भारती मामले में तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम लाया गया था, ठीक है, संविधान में, तो उसके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि ये भारतीय संघ के अधिकृतों को उनके उन सामाजिक और आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों के की प्राप्ति से संबंधित हैं। ठीक है, और सेकेंड है कि ये न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग में सहायता करते हैं, और ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं जिनसे भारत के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसमें जो ये स्वतंत्रता, न्याय और समानता, बंधुत्व के पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता की जाती है। ठीक है, इसके लिए, और ये जो मामले होते हैं, ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें वाक्यांश है, देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना एवं उनका परिरक्षण करना। ठीक है, तो ये एक भाग है, तो किस का एक भाग है, तो ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार का, सेकंड बी है मौलिक कर्तव्य का, और सी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व का और प्रस्तावना का। तो देखो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ये मौलिक कर्तव्य जो है, ठीक है, आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य हैं 11, उसी में से ये 6 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है उसी की ये बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो ये ऑप्शन है मिजोरम, बी है केरल, सी है दिल्ली में, और डी है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा आपको लिंगानुपात देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आर्टिकल आर्टिकल नहीं, ये एक्चुअली जो अभी रिपोर्ट आई है 2018 की जन्म मृत्यु सांख्यिकी रिपोर्ट 2018, उसमें जो अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या दर में जो लिंगानुपात की बात की जा रही है, तो 1084 देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम की बात करें तो मणिपुर में 757 है। ठीक है, तो ये सबसे कम है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं है, ये 2018 की रिपोर्ट है। ठीक है, उसके अंतर्गत है, तो ये उसको थोड़ा सा आप लोग देखना इसे। ठीक है, नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानवा अधिकार आयोग के पदेन सदस्य हैं, तो फर्स्ट है कि अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल विकास संरक्षण आयोग के, और फोर्थ है हमारा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए मुक्त आयुक्त। ठीक है, तो इन चारों को जो चार हैं ये, ठीक है, अध्यक्ष जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और ये आयुक्त जो विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त हैं। ठीक है, इन चारों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ साथ जो SC और SC/ST एक्ट होता है, ठीक है, मतलब SC/ST आयोग, ठीक है, इन दोनों को भी इसमें जो है पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति के बिना केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को संबंधित सरकार को सौंप सकता है। सेकेंड है कि किसी राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति पर राज्य के किसी भी कार्य को केंद्र को सौंप सकता है। तो ये सही बात है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि अगर राज्यपाल केंद्र की सहमति कोई कार्य सौंपता है तो ये सौंप सकता है। लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति भी राज्य की सरकार की सहमति के बिना ये काम नहीं सौंप सकता। अगर सरकार से सहमति मांगता है और वो सहमति दे देता है तो ये भी सौंप सकता है, लेकिन बिना सहमति के नहीं है पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 22
तो इसमें कहा गया है कि जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि जीएसटी परिषद का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 269 के तहत किया गया है। सेकेंड है कि वस्तु एवं सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति प्रत्येक लेन देन पर जीएसटी लगाने संबंधी विधि निर्माण के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं को कर उद्ग्रहित करने की समवर्ती शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल 279 के 279A के अंतर्गत आता है, ना कि 269 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो जीएसटी होती है, ठीक है, जीएसटी की बात की जा रही है, तो जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है और ये मतलब कर लगाने की शक्ति ये देता है। ठीक है, तो जो ये मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो गया, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 23rd क्वेश्चन नंबर। तो इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत विवेकाधीन अनुदान के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि अनुच्छेद 222 संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए वे अनुदान आवंटित कर सकते हैं, भले ही यह उनके संबंधित विधायी योग्यता के अंतर्गत ना हो। सेकेंड है कि यह अनुदान राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करने तथा समन्वय स्थापित करने के लिए केंद्र को कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं। तो ये देखो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि आर्टिकल 282 के अंतर्गत संघ राज्य दोनों इस बात का अधिकार रखते हैं कि वो लोक प्रयोजन के लिए अनुदान आवंटित कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करने वाले तथा जो समन्वय स्थापित करने के लिए केंद्र को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 24 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के बारे में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि ये केंद्र सरकार को एक अंतर सरकारी राज्य नदी के जल के संबंध में दो अथवा दो से अधिक राज्यों के विवाद के निर्णय हेतु एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। ठीक है, सेकेंड है कि यह अंतर्राज्यीय परिषद जो है, ठीक है, अंतर्राज्यीय नदी के नियंत्रण एवं विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमको। ठीक है, तो इसमें देखो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी जल के संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर विवाद है तो निर्णय है तो तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन ये नदी बोर्ड जो होता है, ठीक है, नदी बोर्ड की और नदी के नियंत्रण एवं विकास के लिए जो इसकी स्थापना की गई है, ये नदी बोर्ड का एक्ट आया था 1956 का। ठीक है, उसके अंतर्गत, और ये जो जल विवाद एक्ट था, ठीक है, तो ये 1956 इसके अंतर्गत ये किया जाता है नदी का जो अंतर्राज्यीय नदी के नियंत्रण एवं विकास के लिए। ठीक है, तो ये प्रावधान उसके अंतर्गत किए गए हैं, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 25। तो इसमें क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। सेकेंड है कि केंद्र सरकार का गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो देखो ये क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष तो केंद्र सरकार का जो गृह मंत्री होता है ये होता है। ठीक है, लेकिन ये मतलब एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक, तो इसको किसी आर्टिकल के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, ये जो राज्य पुनर्गठन एक्ट था 1956 का, उसके अंतर्गत इनका गठन किया जाता है। और ये 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, एक तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, एक दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है और मध्य है। ठीक है, और एक जो छठी बनाई गई थी तो वो नॉर्थ ईस्ट जो राज्य परिषद बनाई गई थी वो 1971 एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो वो स्पेशल बनाई गई थी उसके अंतर्गत, जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं उनको मिलाकर। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 26। तो इसमें मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपात के प्रभाव के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि अनुच्छेद 356 स्वतः ही आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है। सेकेंड है कि अनुच्छेद 359
केवल बाह्य आपातों के मामलों में संचालित होता है, आंतरिक मामलों में ये नहीं संचालित होता है। ठीक है। थर्ड है कि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर देता है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि 359 राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए निलंबित कर देता है। लेकिन ये फर्स्ट वाला और जो स्टेटमेंट है इसमें ये आर्टिकल 358 की इसमें बात होती है, ना कि 359 में। इसके अंतर्गत 19 जो आर्टिकल 19 होता है ये मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है। ठीक है। और ये मतलब आंतरिक आपात के मामले में ये जारी नहीं किए जा सकते। ये केवल जो आर्टिकल 358 का जो ये प्रोविज़न होता है ये केवल बाह्य मामलों में लागू होता है, ना कि आंतरिक मामलों में। और ये 358 होता है, ना कि 359। ठीक है। तो ये एक और दो स्टेटमेंट इसके सही नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट केवल सही है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है। नेक्स्ट 27, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना अनुपयुक्त होता है। ठीक है, मतलब उपयुक्त नहीं होता है। तो ये ऑप्शन है कि जब आम चुनाव के बाद विधानसभा में किसी दल की स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, त्रिशंकु विधानसभा हो। ठीक है। और बी है कि जब राज्य सरकार केंद्र के किसी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर दे। सी है कि जब राज्य में कुप्रशासन अथवा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हों। और डी है कि जब आंतरिक उच्छेदन हो, अर्थात जब सरकार सोच विचार पूर्वक संविधान या कानून के विरुद्ध कार्य करे। ठीक है। तो इसमें कौन से मतलब उसमें उपयुक्त नहीं होगा, अनुपयुक्त होगा। तो देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि जब कुप्रशासन एवं मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार हो। ठीक है। तो इस स्थिति में लगाना अनुपयुक्त होगा, वन्यता तीनों स्थितियों में ये राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। ठीक है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन है, इसके अंतर्गत नहीं लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 28, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP के सदस्य हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। ठीक है। तो इन चारों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें क्या है कि ये 10 आसियान कंट्री प्लस 6 थे। ठीक है। लेकिन अभी जो RCEP का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, उसमें इंडिया ने इसकी सदस्यता त्याग दी है, तो इसीलिए न्यूज में है। अब इसमें 10 आसियान कंट्री और ये न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया और चाइना। ठीक है। तो ये 5 कंट्री बची हैं। तो अब ये 15 सदस्य देशों का एक समूह है। ठीक है। और ये मतलब विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला समूह है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, तो इसमें निमोनिया एवं डायरिया के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि निमोनिया एवं डायरिया विश्व में नवजात शिशुओं की मौत का सबसे बड़ा कारण है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल 49% मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है। सेकेंड है कि निमोनिया एक संक्रामक है जिससे एक अथवा दोनों फेफड़ों के वायुकोशों में सूजन आ जाती है। ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि दोनों फेफड़ों में इनमें सूजन आ जाती है। ठीक है। लेकिन जो ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं इसमें 49% नहीं, ये लगभग 29% इनकी मृत्यु देखने को मिलती है। लगभग 2 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाती है इससे। ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताना है। ठीक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि अथवा जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं अपने पद पर बने रहेगा। ठीक है। सेकेंड है कि मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन, भत्ते व अन्य सेवाएं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होगी। तो ये गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान इनके वेतन भत्ते नहीं होते हैं। वो जो केंद्र सरकार तय करेगी वो वेतन भत्ते इनको मिलेंगे। ठीक है। तो ये गलत हो गया और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि इनकी जो 65 वर्ष तक ये उस पर अपने पद पर बने रहेंगे। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, बी वाला गलत हो गया।
नेक्स्ट है 31, तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में। तो फर्स्ट है कि अत्यंतिक वीटो के अंतर्गत विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई प्रभाव मतलब कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और सेकेंड है कि निलंबनकारी वीटो को विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सकता है। तो ये सही है हमारा स्टेटमेंट सेकेंड, क्योंकि निलंबनकारी जो वीटो होता है उसको विधायिका द्वारा एक साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो इसमें ये कहा गया है तो ये गलत है, क्योंकि अत्यंतिक वीटो के संबंध में जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक होता है इस पे अपनी राय सुरक्षित रखनी होती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा बी वाला ऑप्शन केवल सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 32, तो इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि दया की याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। सेकेंड है कि राष्ट्रपति नए सिरे से साक्ष्यों की जांच कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है, ठीक है। और थर्ड है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा। तो ये तो सही बात है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा और नए सिरे से जांच कर सकता है और इसका जो न्यायालय से भिन्न इसका विचार भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, इसमें मौखिक कार्रवाई नहीं, ये लिखित कार्रवाई का इसमें अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया, तो बी वाला ऑप्शन सही है। और ये क्षमादान की शक्ति जो होती है ये आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 33, तो इसमें कहा गया कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। सेकेंड है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, उपराष्ट्रपति की जो पद ग्रहण अवधि होती है वो 5 वर्ष तक की होती है, ठीक है। लेकिन ये किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, और अगर सदस्य होता भी है तो क्या होता है कि इसको जिस दिन से ये उपराष्ट्रपति का पद त्याग मतलब ग्रहण करता है उसी दिन से उस सदन की सदस्यता त्याग देता है, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 34, तो इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल के कार्य बताने हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यह केंद्र सरकार की प्रमुख नीति निर्धारक संस्था होती है। सेकेंड है कि यह केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख समन्वयक है। और थर्ड है कि मुख्य आपदा प्रबंधक है। इस प्रकार यह सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये संस्था जो मंत्रिमंडल होता है इसके कार्य यही होते हैं कि कोई आपातकालीन स्थिति बन रही है उससे निपटना है, ठीक है। और प्रमुख समन्वयक का काम करता है और नीति निर्माण का काम करता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 35, तो इसमें कहा गया कि किस कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। तो राजनीतिक मामलों की समिति ऑप्शन बी है हमारा कि आर्थिक मामलों की समिति, सी है नियुक्ति समिति, और डी है कि संसदीय कार्य समिति। तो इसमें जो संसदीय कार्य समिति होती है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय जो गृह मंत्री होते हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर, इनके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 36, तो इसमें लोकसभा के सभापति की तालिका के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि लोकसभा के नियमों के तहत लोकसभा का अध्यक्ष सदन के सदस्यों में से अध्यक्ष की एक सूची का नामांकन करता है, जिसमें से 10 से अनधिक सदस्य नहीं होते हैं, मतलब 10 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है। सेकेंड है कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उनमें से कोई भी व्यक्ति सदन की अध्यक्षता कर सकता है, ठीक है। तो ये गलत है, ये पद रिक्ति के समय ये कोई भी उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब पद रिक्ति होती है तो राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करेगा वही इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो ये गलत होगा। लेकिन अगर उपस्थिति है मतलब अनुपस्थिति है दोनों की, लोकसभा या उप लोकसभा पति की, ठीक है, तो उसमें जो 10 सदस्य हैं नियुक्त किए गए इनमें से एक उसकी अध्यक्षता कर सकता है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, लेकिन सेकेंड गलत है। नेक्स्ट है 37, तो इसमें सचेतक यानी व्हिप के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि सदन के नियमों में सचेतक के पद का उल्लेख किया गया है। सेकेंड है कि सदन में प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष का हो अपना सचेतक होता है, मतलब प्रत्येक पार्टी का अपना एक सचेतक होता है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसमें
प्रत्येक सत्ताधारी हो या विपक्ष की पार्टी हो, सबका एक सचेतक होता है। लेकिन ये जो सचेतक के नियमों के पद का उल्लेख है, ये ना तो संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, ना ही सदन में किया गया है, ठीक है। तो इसका उल्लेख किसी में इसमें नहीं मिलता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकेंड वाला सही है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 38। तो इसमें कहा गया है कि संसद को आहूत करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अध्यक्ष या सभापति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक आयोजित करने के लिए आहूत करते हैं, ठीक है। और सेकेंड है कि संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि 6 माह के जो ज़्यादा इसका अंतराल नहीं होना चाहिए, इसीलिए 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। एक होता है बजट सत्र, फिर होता है मानसून सत्र, और उसके बाद आपका आता है शीतकालीन सत्र, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये सभापति या अध्यक्ष जो है संसद के सदन को आहूत नहीं करते हैं। मतलब इसकी बैठक को आहूत करने का जो शक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के साथ पास, यानी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है इसका, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 39। तो इसमें कहा गया कि लोकसभा के विघटन के पश्चात निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में एक विधेयक समाप्त हो सकता है। तो फर्स्ट है कि जब विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो लेकिन राज्यसभा में लंबित हो। सेकेंड बी है कि जब वह विधेयक राज्यसभा में लंबित हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो। और थर्ड है कि सी ऑप्शन, जब विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए निलंबित मतलब लंबित हो। और जब वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो, राष्ट्रपति द्वारा सदन में पुनर्विचार के लिए लौटाया गया हो, ठीक है। तो इसमें जब विधेयक समाप्त होने की स्थिति बनेगी तो ए ऑप्शन में जो है, ठीक है, वो बनेगी, क्योंकि जब विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो लेकिन राज्यसभा में लंबित हो, तो ये मतलब समाप्त हो सकता है, ठीक है, जब लोकसभा का विघटन होगा। लेकिन ये तीनों स्थितियों में वो अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें प्रस्ताव यानी मोशन के बारे में बताना है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण मामले शामिल होते हैं। सेकंड कि स्थानापन्न प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जिसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है एवं यह स्वयं के मूल प्रस्ताव अथवा कार्यवाही को संदर्भित किए बिना सदन के निर्णय को निर्धारित नहीं कर सकता। और थर्ड है कि पूरक प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जो मूल गति को प्रस्तावित करता है और इसके लिए एक विकल्प प्रस्ताव प्रस्तावित करता है। तो देखो ये जो मूल प्रस्ताव की बात की जा रही है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि मूल प्रस्ताव एवं स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण मामले शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्थानापन्न प्रस्ताव होते हैं ये क्या होते हैं कि ये मतलब एक मूल प्रस्ताव के स्थान पर लाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मूल प्रस्ताव ये समाप्त हो जाता है जब स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट। और पूरक प्रस्ताव की बात करें तो ये पूरक प्रस्ताव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये मतलब दूसरे जो मूल प्रस्ताव होता है उसी के समक्ष लाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है इसमें, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 41 क्वेश्चन नंबर। तो अक्सर समाचारों में देखी जाने वाली साइनो ब्रिटिश संयुक्त घोषणा के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि पेरिस समझौते पर सहयोग से, ठीक है, और मुक्त व्यापार समझौते से, हांगकांग लोकतंत्र आंदोलन से और दक्षिण चीन सागर विवाद से। तो देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है, जो ये हांगकांग लोकतंत्र आंदोलन चल रहा है इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो चाइना है उसे कैप्चर करना चाहता है अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, लेकिन हांगकांग में डेमोक्रेसी है, तो उसी के संबंध में ये मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो ये पहले ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत था, ठीक है, लेकिन बाद में चाइना को उन्होंने दे दिया, तो उसी के लिए ये मतलब घोषणा हुई थी, ठीक है। तो 1 कंट्री 2 सिस्टम के अंतर्गत, तो उसी के लिए ये न्यूज में है। नेक्स्ट है 42। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु
ऊर्जा एजेंसी के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए सामान्य सम्मेलन द्वारा चुने गए 22 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। और सेकेंड है कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है। लेकिन ये जो गलत है फर्स्ट वाला, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं ये 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए नहीं, ये 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक 2 वर्ष में चुने जाते हैं। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो INS वागीर, INS भागशीर और INS वेला के बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन है कि स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है, बी है पनडुब्बी रोधी विद्युत टारपीडो है, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत एक स्टील्थ फ्रीगेट हैं, और डी है कि भारतीय तटरक्षक जहाज हैं। तो इसकी अगर बात करें तो ये ए वाला ऑप्शन है, ये स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी हैं। ठीक है, अभी INS वागीर को जो ये कलवरी समूह की श्रेणी की जो पनडुब्बी हैं, तो उसी में कि ये INS वागीर को अभी गोवा में कमीशन्ड किया गया था, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। और ये आपको जो पनडुब्बियाँ देखने को मिलेंगी तो ये डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैं। ठीक है, तो उसके संबंध में ये मतलब काम करती हैं, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। तो इसमें गैर सरकारी विधेयक के बारे में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक है, और सदन में इसे पेश करने के लिए 1 माह पूर्व नोटिस देना होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 माह पूर्व इन्हें नोटिस देना होता है, और ये सदन का जो मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन देखो 2018 का शायद था या 17 का पेपर था, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चनों पे आपको फोकस देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी मतलब UPSC पूछ लेती है और हम लोग गैस भी नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ना है, ऐसे ही अपनी तैयारी अच्छे से करना है ज़ोर शोर के साथ, ताकि जो है इस बार का प्रीलिम्स निकले, मेंस आप लोग दो। ठीक है, अच्छे से, और आप लोग सेलेक्ट हो जाइए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। तो इसमें एक संसदीय समिति से तात्पर्य ऐसी समिति से है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किया जा सकता है। ठीक है, और सेकेंड है कि जो अध्यक्ष या सभापति के निर्देशन में काम करती है। थर्ड है कि जो अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष या सभापति के समक्ष प्रस्तुत करती है। और फोर्थ है कि जिसका लोकसभा या राज्यसभा द्वारा प्रदान किया गया एक सचिवालय होता है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इनका एक सचिवालय होता है। ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट जो है अध्यक्ष या सभापति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, निर्देशन का काम करते हैं सभापति और सभा अध्यक्ष के। ठीक है, और इनका जो निर्वाचन अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। तो प्रकलन समिति के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इस समिति का उत्सव 1921 में स्थापित स्थायी वित्तीय समिति में देखा जा सकता है। सेकेंड है कि इसके सभी सदस्य केवल लोकसभा में लिए जाते हैं। और थर्ड है कि समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है, वह निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल से ही होता है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो ये 1921 में प्रकलन समिति स्थापित की गई थी, एक वित्तीय समिति के रूप में इसे देखा जाता है। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। और इसमें जो सत्ताधारी दल का अध्यक्ष होता है इसमें। ठीक है, और इसमें टोटल 30 मेंबर देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट है 47, तो इसमें विभागीय स्थायी समितियों के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका की अधिक जवाबदेही, विशेषकर वित्तीय जवाबदेही को सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। और सेकेंड है कि प्रत्येक स्थायी समिति में 21 सदस्य होते हैं, मतलब 11 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो ये गलत है। इसमें जो प्रत्येक जो स्थायी समिति होती है, इसमें आपको जो सदस्य देखने को मिलते हैं ये आपको 31 देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, तो इसमें 10 राज्यसभा से और 21 लोकसभा से देखने को मिलते हैं। तो ये गलत हो गया और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ये संसद के प्रति कार्यपालिका की अधिक जवाबदेही, विशेषकर जो वित्तीय मामलों में इनकी जवाबदेही होनी चाहिए, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 48 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें सामान्य प्रयोजन समिति के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह समिति सदन के कार्य ये समिति सदन के कार्यक्रम एवं समय सारणी को नियमित करती है। सेकेंड है कि लोकसभा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें इसके अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल होता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? तो देखो, ये जो क्वालिटीज़ बता रखी हैं, ये जो सलाहकार समिति होती है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये सामान्य प्रयोजन जो समिति होती है, ये आपको देखने को मिलेगी। जो इसका काम होता है, ये काम होता है जो जितनी भी समितियां होती हैं उनसे इतर, मतलब जो उन समितियों के जो अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है, वो सामान्य प्रयोजन समिति वो वाला कार्य करती है, ठीक है, जो उन समितियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। और इसमें अगर बात करें जो इसमें अध्यक्ष की, तो इसमें अधिष्ठाधिकारी होता है, ठीक है, वो इसका अध्यक्ष होता है। और इसमें जितनी भी समितियां होती हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी शामिल होते हैं। और ये जो समितियों में जो पैनल होते हैं उनके भी इसमें सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये गलत हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 49। तो इसमें सलाहकार समितियों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। सेकेंड है कि किसी मंत्रालय की सलाहकार समिति का अध्यक्ष उस मंत्रालय का मंत्री अथवा प्रभारी या राज्य मंत्री होता है, ठीक है। और थर्ड है कि इस समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें देखो, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि सलाहकार समिति में क्या होता है कि दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। और मंत्रालय की सलाहकार समिति का अध्यक्ष उस मंत्रालय का मंत्री अथवा प्रभारी या राज्य मंत्री होता है, ठीक है। और समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें कहा गया कि भारत के न्यायवादी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। सेकेंड है कि महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो देखो, ये तो सही बात है कि जो महान्यायवादी होता है यानी अटॉर्नी जनरल, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है, ठीक है। और महान्यायवादी का कार्यकाल जो है वो संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता है, ना कि प्रधानमंत्री। तो ये 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गए। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। और ये जो अटॉर्नी जनरल होता है, इस आर्टिकल 76 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति होती है और ये अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये एक संवैधानिक पोस्ट है, तो उसके संबंध में ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। कल फिर आपको 50 क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो डेली हम लोग क्या करेंगे कि 50 क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत जल्दी हमारे टेस्ट भी कंप्लीट भी हो जाएंगे, ठीक है। और सारे टेस्ट भी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।